छात्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पहली क्लास। और इस कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही हैं। कई बार संविधान और राज्य व्यवस्था हमें एक जैसे लगते हैं देखने में, परंतु वास्तव में संविधान अलग है और राज्य व्यवस्था अलग है। क्या है दोनों में अंतर, अभी हम समझेंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये कक्षाएं आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। एक कॉपी, अपना नोट्स और एक बुक, जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित जो भी पुस्तक आपके पास हो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, उसे अपने साथ जरूर रखें। अगर आप बिना पुस्तक के हमारे साथ पढ़ेंगे तो समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे आपको लिखना है उनको, किस तरह से उनके आंसर देने हैं। तो किताब से हमें उन प्रश्नों की जानकारी मिलती रहती है कि किस किस तरह से परीक्षा में ऑप्शन बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न चर्चा में रहते हैं। हालांकि अगली क्लासों में हम भी आपको इन सब के बारे में बताएंगे। पहले हम समझते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। क्या संविधान और राज्य व्यवस्था एक दूसरे के पर्याय हैं या दोनों ही अलग हैं? तो वास्तव में संविधान शब्द अलग है और राज्य व्यवस्था एक अलग से है। क्या है दोनों में अंतर? तो सबसे पहले हम इस अंतर को जानते हैं। देखिए, संविधान चाहे कोई राष्ट्र हो, परिवार हो या कोई संस्था हो, किसी भी चीज़ को चलाने, उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ नियमों, कुछ परंपराओं का अनुसरण करना पड़ता है। और इन सभी नियमों, कानूनों और परंपराओं के द्वारा ही जो कुछ नियम बनाए जाते हैं और जब उनको एक जगह संकलित कर लिया जाता है तो वही क्या बन जाते हैं? संविधान। तो हम कह सकते हैं कि संविधान नियमों, कानूनों व परंपराओं का संकलित रूप है। संविधान नियमों, परंपराओं, कानूनों, इन सभी का क्या है? संकलित रूप है। और इसका संकलन समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और राष्ट्र की स्थिति के अनुसार भी होता है। कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनके संविधान, उनके संविधान लिखित नहीं है। कई संविधान ऐसे हैं जिनके लिखित हैं, पर वास्तव में किसी भी देश का संविधान ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई अंश लिखित न हो। यानी कि प्रत्येक देश के संविधान का कोई ना कोई अंश लिखित जरूर होता है। तो फिर लिखित और अलिखित संविधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ संविधान ऐसे हैं जिनमें लिखित अंश बहुत कम पाया जाता है, जैसे ब्रिटेन और भी अन्य देश। और कुछ देश ऐसे हैं जिनके संविधान में लिखित चीज़ें बहुत अधिक हैं, और ऐसे ही अधिक चीज़ों के कारण उस देश के संविधान को क्या बोल दिया जाता है? लिखित संविधान, जैसे भारत और USA आदि। तो संविधान आप समझ चुके होंगे क्या है? नियमों, कानूनों व परंपराओं का संकलित रूप है। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? किसी भी संस्था, राष्ट्र या परिवार इत्यादि को चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम संकलित करते हैं वो क्या है? संविधान। और अभी हमने देखा संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, पर किसी भी देश के संविधान में
कोई ना कोई अंश लिखित रूप से जरूर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से वो अलिखित ही होता ज़रूर है। वैसे ही एक शब्द है राज व्यवस्था। तो अभी हमने बताया था संविधान एक अलग चीज़ है और राज्य व्यवस्था अलग चीज़ है। तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, अब हम समझते हैं राज्य व्यवस्था क्या है, क्योंकि जब हम संविधान और राज्य व्यवस्था को समझ लेंगे तभी इन दोनों में मौलिक अंतर कर पाएंगे। तो राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान का व्यवहार में लाना। संविधान का व्यवहार में लाना क्या है? राज्य व्यवस्था है। अर्थात कोई संविधान है और उसमें अनेक बातें लिखी हुई हैं, तो कोई भी बात या कोई भी नियम कानून केवल लिख देने मात्र से लागू नहीं हो जाता है। उसे लागू कराने के लिए एक सिस्टम, एक राष्ट्र या एक पूरा ढांचा चाहिए होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। तो संविधान का व्यवहार में लाना ही क्या है? राज्य व्यवस्था है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 लिखा हुआ है संविधान में, और ये बताता है कि अस्पृश्यता अनुसार दंडनीय है। आर्टिकल 17 बताता है अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय है। तो कैसे दंडनीय है, क्यों दंडनीय है, और अस्पृश्यता क्या है? अब संविधान में सिर्फ ये बात लिखी गई है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है या दंडनीय है। तो क्या संविधान में लिख देने मात्र से ही ये पूरी व्यवस्था शुरू हो जाएगी? नहीं। अगर इस व्यवस्था को शुरू करना है तो इसके लिए इसे व्यवहार में ज़रूर लाना पड़ेगा। जब तक ये व्यवहार में नहीं आएगी तब तक इसे लागू करना असंभव सा होता है। तो इसे लागू कराने के लिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि अस्पृश्यता क्या है और कौन सी विधि है जो इस बात को अस्पृश्यता बताती है, और यदि कोई चीज़ अस्पृश्यता है और विधि उसका वर्णन करती है तो उसके लिए क्या दंड है, और यदि दंड का प्रावधान ही नहीं होगा तो ये लागू भी नहीं होंगी, क्योंकि लोग इसको मानेंगे ही नहीं। और जब कोई मानेगा नहीं तो फिर ऐसी राज्य व्यवस्था का या ऐसे नियमों कानूनों के बनाने का फायदा ही क्या है? तो अस्पृश्यता विधि के अनुसार क्या है? दंडनीय है। तो अस्पृश्यता क्या है, कौन सी विधि के अनुसार अस्पृश्यता है, और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? इन सभी के लिए जब हम संविधान को व्यवहार में लाएंगे तो एक राज्य व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, और इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अनेक संस्थाएं, जैसे संसद। अब संसद क्या है? तो अस्पृश्यता संविधान में केवल अस्पृश्यता का वर्णन है, ये नहीं बताया गया है कि कौन सी अस्पृश्यता है, किस प्रकार की अस्पृश्यता है और अस्पृश्यता क्या है। तो संसद इसके लिए एक एक्ट लेकर के आती है, अस्पृश्यता एक्ट 1955, और इसमें बताया गया कि क्या है अस्पृश्यता और इसके लिए क्या विधि होनी चाहिए। तो विधि बनाई, और विधि बनाने के बाद एक और संस्था निकल के आती है, न्यायालय। और न्यायालय ये तय करेगा कि किस विधि के अनुसार अस्पृश्यता के मामले में कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि
अस्पृश्यता को जब हम अपराध मानते हैं तो उसके लिए एक विधि है और विधि के अनुसार दंड भी होना चाहिए, और दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायालय को है। तो दंड भी किए गए कृत्यों के अनुसार ही होना चाहिए। उसी हिसाब से ये एक्ट लाया गया था। सन 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया है। तो न्यायालय और संसद संविधान के अंतर्गत आते हैं या राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? राज व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि लागू कराने का कार्य कौन करते हैं? यही करते हैं। तो संविधान में चीज़ें केवल लिखी जाती हैं और उन्हें लागू कराने का कार्य कौन करती है? राज व्यवस्था। तो अब आप एक मौलिक सा अंतर दोनों में समझ चुके होंगे। क्या कोई और भी ऐसी संस्था है जो राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं संवैधानिक और कुछ संस्थाएं होती हैं गैर संवैधानिक, और कुछ संस्थाएं असंवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं और असंवैधानिक संस्थाएं। तो ये तीनों संस्थाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी? राज व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम समझते हैं कि ये तीनों संस्थाएं कौन सी हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम सिर्फ परिचय के तौर पे देख रहे हैं। इन कक्षाओं को देखने के बाद आपके मन में अनेक प्रश्न उठेंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आगे की क्लासों में आपको देते रहेंगे और आपके सारे डाउट स्वयं ही आगे की क्लासों में क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं ये तीनों संस्थाएं हैं क्या। ऐसी सभी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में है क्या कहलाती हैं? संवैधानिक। अर्थात जिनका उल्लेख संविधान में है वो सभी क्या कहलाती हैं? संवैधानिक संस्था। जैसे संसद, क्या इसका वर्णन संविधान में है? तो इसका वर्णन संविधान में है। तो ये कैसी संस्था हुई? एक संवैधानिक। वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, तो ये सब संस्थाएं कैसी हैं? संवैधानिक हैं। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सब कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक। उसके बाद देखते हैं हम असंवैधानिक। ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है और ये संस्थाएं संविधान के विरुद्ध कार्य करती हैं। ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं संवैधानिक संस्था के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध कार्य करती हैं और इनका वर्णन संविधान में नहीं है। इन संस्थाओं के अंतर्गत हम अनेक देश में चल रहे संगठनों, अनेक कंपनियों और जो गैर नक्सलवादी या उग्रवादी संगठन होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसके अलावा एक और संस्था होती है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक वे संस्थाएं होती हैं जिनका गठन परिस्थितियों के अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या संसद समय समय पर करती है। जैसे एक प्रमुख संस्था है नीति आयोग। पहले नीति आयोग योजना आयोग कहलाता था, लेकिन नीति आयोग वर्तमान में एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसके अंतर्गत भी हम दो प्रकार की संस्थाओं को पढ़ते हैं। एक मंत्रिमंडलीय और दूसरी सांविधिक।
गैर संवैधानिक में भी हम दो संस्थाओं को पढ़ते हैं, मंत्रिमंडलीय जो मंत्रिमंडल बनाता है समय के अनुसार, और दूसरी सांविधिक संस्थाएं। इन्हें संविधान में मान्यता तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कार्य ये संविधान के अनुकूल ही करती हैं। तो इन सभी बातों को आप समझ चुके होंगे और आगे की कक्षाओं में आपके अंदर उठने वाले सभी प्रश्नों के जवाब हम दे पाएंगे। आप निसंकोच होकर के इन कक्षाओं को नोट कीजिए, पढ़िए, और जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उनके जवाब आप आगे की कक्षाओं में स्वयं ही प्राप्त करते चले जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं, किस देश में कौन सा संविधान है, और संविधान की जो व्यवस्था है वो कैसी है, एकात्मक है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, किसके अनुसार क्या है। इन सभी चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे और आप बने रहें निरंतर हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।